माता भूमि पुत्रो अहम प्रथिल्या, अर्थात ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम एग्री की उड़ान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी यात्रा आप पहुंची है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जहां पर है मोदीपुरम। मोदीपुरम उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन कृषि औद्योगिकी में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बता दें आपको, क्योंकि आज का जो हमारा किसान है वो एक ही खेत से कई तरह की उपज और लाभ कमा रहे हैं। कैसे? आइए इसके बारे में जानने के लिए रुख करते हैं हमारे गंतव्य का। जी हाँ, जो कि है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान। क्या खास है यहाँ पर, आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में। मोदीपुरम स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान साल 1952 से अपनी सेवाएं दे रहा है। हालांकि आज जिस रूप में संस्थान देखने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत उर्वरक परियोजना के रूप में हुई थी, जिसमें उर्वरकों के संबंध में मिट्टी की स्थिति की समीक्षा करने और उसमें सुझाव प्राथमिकता थी। लेकिन अपने लंबे सफर में संस्थान ने कई उतार चढ़ाव देखे और फाइनली साल 2014 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थान को अपना वास्तविक दर्जा मिला और नाम हुआ भारतीय कृषि प्रणाली संस्थान, यानी IIFSR। करीब 500 हेक्टेयर में फैला यह संस्थान पूरी तरह से भारतीय कृषि को आगे ले जाने के लिए समर्पित है। जो प्रयास शुरू हुए वो 90 के दशक में हुए और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1989 में भारतीय कृषि प्रणाली के रूप में जो एक निदेशालय था, जिसको परियोजना निदेशालय के रूप में, फसल प्रणाली के रूप में उसको स्थापित किया गया। इसके बाद कृषि के समग्र विकास को देखते हुए उसमें कृषि प्रणाली जोड़ा गया और वो 1990 में वो निदेशालय कृषि प्रणाली के रूप में स्थापित हुआ। बाद में 2014 में एक फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। हमारा संस्थान मुख्यालय जो कि मोदीपुरम स्थित है। मौजूदा समय में संस्थान की जिम्मेदारियों पर नजर डालें तो समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान का समन्वयन व पर्यवेक्षण, जैविक खेती, उत्पादक और संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पर जोर देना, मध्यम से छोटे व सीमांत किसानों के समग्र सुधार के लिए प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन करना, 74 केंद्रों व 20 सहयोगी केंद्रों को अभिन्न अंग के रूप में जोड़ा गया, जो कि देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में ये संस्थान के अधिदेश को पूर्ण करने के लिए 3 अनुसंधान प्रभाग और 1 अनुभाग के अलावा 1 परियोजना समन्वयन इकाई स्थापित है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान अपने स्थापना के लगभग 36 वर्ष पूरा कर चुका है और इस दौरान करीब 70 समेकित कृषि प्रणाली मॉडल जो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और वहाँ की जो लोकल स्पेसिफिक सिचुएशन है उनके लिए उपयुक्त है, छोटे और मझोले किसानों के लिए, और 8 इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम मॉडल विकसित किए गए हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मॉडल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी अंगीकृत किए गए हैं और विभिन्न योजनाओं में इनको समेकित किया जा रहा है। साथ ही करीब 32 मॉडल जो हमारे नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण के लिए तैयार हैं और किसान उससे भी उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही करीब 63 जो मॉडल हैं वो किसानों के यहाँ सहभागिता के आधार पर देखा गया है और उनको उपयुक्त पाया गया है। भारत में करीब 58% आबादी कृषि से जुड़ी है, वहीं 70% ग्रामीण परिवार किसी न किसी रूप में कृषि कार्यों से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कृषि में बदलाव लाए जा सकें और किसानों की आय में इजाफा किया जा सके, साथ ही कम संसाधन में बेहतर उपज ली जा सके। इसलिए संस्थान कार्य पूरी तरह से समर्पित है कृषि में विकास के लिए। संस्थान 12 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। संस्थान के मुख्य प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें पहला है समेकित कृषि प्रणाली यानी IFS।
इसमें किसानों को ऐसा सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें कृषि के साथ एक अन्य विधा को साथ साथ चलाया जाए, जैसे बागवानी, पशुपालन, जलीय कृषि, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन शामिल हैं। हालांकि ये प्रणाली किसानों की भौगोलिक स्थिति में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि के साथ अपनाने से इस प्रणाली में एक ही समय में किसान कई तरह से आय ले सकता है। सांकेतिक कृषि प्रणाली कि स्थानीय किसानों की आवश्यकता के अनुसार विकसित किया जाता है। इस संस्थान में हम 1.35 हेक्टेयर में यहाँ सांकेतिक कृषि प्रणाली छोटे किसानों के लिए विकसित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है किसानों की आय को 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाना और इसके साथ में जो रिसोर्स हमारे यहाँ पैदा होते हैं किसानों के, जैसे भूसा पैदा हुआ तो उसके लिए पशुपालन में उपयोग करते हैं। फिर पशुपालन से जो गोबर निकलता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट में डालते हैं। इसके साथ उसका उपयोग मशरूम के उत्पादन में भी किया जाता है। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन होता है उसको हम 2 रूपों में उपयोग करते हैं। एक तो स्थानीय रूप से बिक्री करते हैं जिससे किसान को नियमित आय हो। इसके साथ ही हम अपनी सब्जियों पर इसका उपयोग करते हैं जिससे कि हमारी उपभोग संख्या का रिसाइकलिंग होता रहे, चक्रीकरण संस्थान में होता रहे। संस्थान में करीब 1.4 हेक्टेयर में समेकित कृषि प्रणाली मॉडल में मशरूम पर कार्य किए जा रहे हैं। इसमें जहां फसल अवशेषों का सही इस्तेमाल हो पा रहा है, वहीं किसान मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर हर माह 25 से 30 हजार रुपए अतिरिक्त कमा पा रहे हैं। हमारा जो ये 1.4 हेक्टेयर का समेकित कृषि प्रणाली मॉडल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हेतु, इसमें मशरूम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम करता है। जैसे कि आजकल समस्या आती है फसल अवशेष प्रबंधन की, तो क्रॉप से जो रेजिड्यू निकलता है, फसल अवशेष निकलते हैं, उसको मशरूम के माध्यम से हम रिसाइकिल करके एक उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के भोजन के रूप में हम पैदा करते हैं और हमारे किसान भाइयों को लगभग 30 से 40 हज़ार की अतिरिक्त आय इस माध्यम से उत्पन्न हो जाती है। संस्थान के IFS मॉडल में मत्स्य पालन भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें पशुपालन, बागवानी और कृषि के साथ मछली पालन भी किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसे कम स्थान में भी किया जा सकता है। कृत्रिम टैंक में मछली पालन और उसी पानी का प्रयोग सिंचाई में कर सकते हैं, जबकि मुर्गी पालन से निकला अपशिष्ट मछलियों के चारे के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। जो हमारा ये मत्स्य पालन का घटक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो विकसित किया हुआ है, बतख पालन, मुर्गी पालन के साथ साथ ये जिसका पानी यदि हम ये इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, जिसमें हम अपनी खेतों के फसलों में उसका पानी लें या हम बागवानी में लें या सब्जी की खेती में हम इसका पानी का प्रयोग करें, तो हमें एक अधिक उर्वरकतापूर्ण पानी का हमें मिलता है और पानी का संचयन बरसात के समय में इसमें किया जा सकता है। यह घटक एक महत्वपूर्ण घटक इसलिए बनता है क्योंकि हम इसमें न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग का हम प्रयोग करते हैं और उसी के साथ साथ एक सतत आय का स्रोत किसान के लिए बना रहता है। संस्थान ने भारत के कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रों के लिए विकसित समेकित कृषि प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में चारागाहों के साथ वानिकी, शुष्क व रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुपालन में ऊंट, भेड़, बकरियां और फसलों में बाजरा, गेहूं, दालें, तिलहन व चारा, पश्चिमी व मध्य हिमालय में बागवानी फसलों के साथ मक्का, गेहूं, चावल, दालें, सीढ़ीदार खेतों में चारा, साथ ही पशुपालन। इंडो गंगा के मैदान में गहन फसल प्रणाली, धान, मक्का, गेहूं, सरसों, दालें व डेयरी, पश्चिमी घाट, बागान फसलें, धान, दालें, मवेशी, भेड़, बकरी पालन, डेल्टा और तटीय क्षेत्र में धान, दालें व साथ में मछली व मुर्गी पालन करके लाभ लिया जा सकता है। इस सिस्टम से किसानों को कैसे लाभ होगा, आइए समझते हैं। किसान को नियमित रूप से हर साल जिस समय खाली रहता हो उस समय दूसरी उपयोग की, जैसे कटाई और बुआई के बीच में वो अन्य लेबर अपना दूसरे इंटरप्राइजेज में कार्य करता है। इसे साल भर लगातार उसको
रोजगार उपलब्ध होता है। यह कैलकुलेट हम लोगों ने किया है, जो लगभग 700 मानव दिवस इस मॉडल में उपलब्ध रहता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद कृषि वानिकी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल के बारे में हम जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम एग्री की उड़ान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम एग्री की उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और संस्थान के एक और मॉडल को जानते हैं और समझते हैं। कृषि वानिकी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की गिरती गुणवत्ता के बीच कृषि में स्थिरता लाना है, जो हाई पीएच और क्षारीय भूमि में कारगर हो। इस मॉडल में वृक्ष, फसलें, पशुधन और संसाधन के पुनर्चक्रण को 1.2 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत किया गया है, जिसमें मोरिंगा, सागौन, शीशम जैसे पेड़ों को चुना, जिनके साथ दलहनी, तिलहनी और अनाजी फसलें उगाई जा सकती हैं। साथ ही किसान बहुवर्षीय चारा फसलें भी लगा सकते हैं। इस समेकित कृषि प्रणाली मॉडल में विभिन्न प्रकार के घटकों का समावेश किया गया है, जिनमें कि बहुवर्षीय वृक्ष, विभिन्न प्रकार की फसलें तथा पशुधन शामिल है। जहाँ तक बहुवर्षीय वृक्षों की बात की जाए, उनमें 3 प्रकार के मुख्य वृक्ष शामिल किए गए हैं, जिसमें मोरिंगा, सागवान तथा शीशम प्रमुख है। इन वृक्षों के अलावा अगर फसलों की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की फसलों का समावेश इस प्रकार से किया गया है ताकि किसानों की इनकम बढ़े, उनकी उत्पादकता भी बढ़े तथा उनकी ज़रूरतें जो है वो भी पूरी हो। संस्थान जैविक खेती को भी प्रमोट कर रहा है। इसके लिए समेकित जैविक कृषि प्रणाली मॉडल यानी IOFS के तहत किसान समेकित के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके तहत किसान को फसल उत्पादन के बाद बचे फसल अवशेषों व पशुओं के अपशिष्ट का समुचित इस्तेमाल करना बताया जाता है। फसल अवशेषों का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है कि जैविक खाद और सूक्ष्मजीव उत्पादों से फसल का सही पोषण प्रबंधन किया जा सके। इससे मिलने वाली उपज में भी पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है और कृषि व्यय में भी कमी आती है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए समेकित जैविक कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किया गया है। उस मॉडल में हमारे पास 4 घटक हैं। पहला घटक हमारा किसान के लिए फूड सिस्टम सप्लाई करने का है और उसमें हमारे पास 5 ऐसी कृषि प्रणालियाँ प्रदर्शित की गई हैं, जिसके द्वारा किसान को अनाज, दाल तथा तेल वाली फसलें हम देते हैं। उस मॉडल में हमारे पास बासमती राइस, व्हीट और सेसबेनिया है। दूसरा प्रणाली में बासमती राइस, मस्टर्ड और ग्रीन ग्राम है। तीसरे में राइस, चिकपी और सेसबेनिया है। चौथे सिस्टम में मेज, व्हीट, ग्रीन ग्राम है और 5वें सिस्टम में शुगर केन, रटून, व्हीट सिस्टम है। और आप साथ में देखेंगे कि हर एक सिस्टम में हमने एक ग्रीन मैन्योरिंग के लिए क्रॉप ली है, जिसमें प्रमुखता हमने सेसबेनिया को लिया है, जो कि ढेंचा है। दूसरा सिस्टम आता है फॉडर सिस्टम। जैविक कृषि प्रणाली मॉडल में हमारे पास फॉडर कंपोनेंट भी है, क्योंकि हमारे पास इस मॉडल में 2 पशुधन है, एक मुर्रा बफेलो है और दूसरा साहिवाल गाय है और साथ में उनके 2 बच्चे हैं। तो उनको साल भर चारा उपलब्ध करवाने के लिए हमारे पास फॉडर सिस्टम में 3 क्रॉपिंग सीक्वेंस है, जिसमें प्रमुखता बाजरा नेपियर हाइब्रिड, सोरगम, काउपी और ओट और मेज, काउपी और बरसी सिस्टम्स हैं। तीसरा प्रमुख सिस्टम है हमारा बागवानी, जिससे हम अपनी फार्म फैमिली को पोषण सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर हमारा लास्ट सिस्टम आता है हमारा लाइफ स्टॉक सिस्टम और इनपुट प्रोडक्शन सिस्टम। जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारे पास डेयरी यूनिट है, जिसमें एक गाय है और एक भैंस है। फिर हम इस सिस्टम में अनेक तरह के पेस्ट रेपेलेंट प्लांट्स को लगाए हुए, उसका एक छोटा सा हमने कैफेटेरिया विकसित किया गया है। और इन पेस्ट रेपेलेंट प्लांट्स के द्वारा हम इस सिस्टम में जितने भी हमारे कीट या हमारा फंगस का जो प्रकोप आता है, उसकी रोकथाम के लिए बायोपेस्टिसाइड्स बनाते हैं। साथ ही साथ इस सिस्टम में जितना भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है, उसको हम कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करके अपने इसी खेत में उसे सम्मिलित करते हैं।
बागवानी आधारित एकीकृत कृषि प्रणालियों यानी IFS एक स्थायी दृष्टिकोण है जो बागवानी को पशुधन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन जैसे अन्य घटकों के साथ एकीकृत करके उत्पादकता, आय और संसाधन दक्षता को बढ़ाती है। किसान वर्ग बागवानी आधारित मॉडल को अपनाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। संस्थान का फसल प्रणाली एवं संसाधन प्रबंधन विभाग है जो कई तरह की परियोजनाएं संचालित कर रहा है, जिससे किसान परंपरागत कृषि में थोड़ा सुधार करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। जैसे गन्ना के साथ लोबिया या ढैंचा की बुआई, गन्ना की एकल फसल की तुलना में दलहनी फसलों की भी बुआई, अंतर फसली प्रणाली जहां जलवायु अनुकूल है वहीं ये पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित हुई है। जो आप पीछे देख रहे हैं ये निकरा परियोजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसेस एडाप्टेशन और मिटिगेशन पर काम चल रहा है। साथ ही साथ जो सामने आपको फील्ड दिख रही है जिसमें धान गेहूं प्रणाली जो कि इधर इंडो गंगेटिक प्लेन की बड़ी जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें काम चल रहा है। हम लोगों का काम मुख्यतः ये है कि कौन सी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाई जाए जिससे कि धान गेहूं साथ ही साथ जो गन्ना, पेड़ी और गेहूं की प्रणाली है इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का मिटिगेशन हो। शोध बताते हैं कि गन्ने के साथ अन्य फसलें लगाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 57% से 62% की कमी दर्ज की गई है। आप देख पा रहे हैं ये जो गन्ने की परियोजना है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसको नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर निकरा के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत हमने ये एक्सपेरिमेंट प्लान किया है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने गन्ने की दोनों सीज़न जिसमें हम कहें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों में इस गन्ने में विभिन्न अंतर फसली फसलों का अनुपालन किया है। इसके साथ ही सिंचाई की विभिन्न विधियों, खासकर 2 विधियों जो परंपरागत विधि है जिसको हम फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई कहते हैं, उसके साथ एक वैज्ञानिक विधि जो IW/CP रेशो पे आधारित है, उसके अंतर्गत इस एक्सपेरिमेंट को प्लान किया है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम एग्री की उड़ान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम एग्री की उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं उन पहलुओं का जो संस्थान के प्रयासों के बाद कृषि क्षेत्र में असरकारक है। आइए इनके बारे में जानते हैं। जैविक कृषि प्रणाली विभाग संस्थान का मुख्य विभाग है जहां जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शोध किए जाते हैं, जिसके तहत फसल प्रजातियों का विकास एवं परीक्षण, फसलों में समेकित पोषण व नाशी जीव प्रबंधन, फसलों में क्षमता विकास। इनके अलावा संस्थान द्वारा फर्मेंटेड जैविक खादों पर एक परियोजना का संचालन भी किया जा रहा है जिसमें बायोगैस स्लरी का जैविक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल शामिल है। हमारे यहाँ पर कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैनोर आजकल गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण जोर है कि किसान हमारे एनर्जी उत्पादक बने। जैसे उदाहरण देना चाहेंगे गोबर गैस में चाहे हम फसलों का चाहे हमारे लाइव स्टॉक का जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर डालते हैं उससे एनर्जी अलग पैदा होती है, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है स्लरी जिसको हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैनोर के रूप में अपने ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए जहाँ पर खादों के लिमिटेशन की प्रॉब्लम है राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ पर स्लरी का यूज करके अपनी फसलों के लिए एक उत्पादन पैकेज के विकास का कार्य कर रहे हैं। CIM-YT प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से फसल विविधीकरण पर समर्पित है, इसमें किसानों को स्थान विशेष के हिसाब से बताया जाता है कि वो किस मौसम में किस फसल के साथ कौन सी फसलें लगा सकते हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जब एकल फसल के रूप में गन्ने की CO 238 किस्म पर निर्भर हो गए थे तो कीट रोग की समस्याएं आने लगी, तब उन्हें फसल विविधीकरण का विकल्प सुझाया गया और इससे मिले परिणाम काफी सुखद रहे। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
एकल फसल गन्ना आधारित होने से और एक ही किस्म 238 पे निर्भरता की वजह से रोग और कीटों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। किसानों की उपज घट रही है और भूमि की गुणवत्ता भी घट रही है, जिसकी वजह से किसानों को समस्याएं आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अनुसंधान 2023 में सिमिट से प्रायोजित एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि फसल विविधीकरण तथा सूक्ष्म सिंचाई का परीक्षण करना। अब रुक करते हैं संस्थान के सीआरपी प्रोजेक्ट यानी संरक्षित खेती पर कंसोर्टियम अनुसंधान मंच का, जो बीते 11 सालों से विभिन्न फसल प्रणालियों का मूल्यांकन कर अनुसंधान कार्य कर रहा है। अगर हम बात करें अपर इंडो गंगेटिक प्लेन की, तो इसमें धान गेहूं आधारित और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर गन्ना आधारित जो हमारा फसल चक्र है वो मुख्यतः पाया जाता है। इन फसल चक्रों के अंदर फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग, बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों एवं अन्य कृषि रसायनों का उपयोग तथा बहुत ज़्यादा जुताई की वजह से मृदा की उर्वरक क्षमता तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ जो है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी स्टैग्नेटेड होती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 से हम संरक्षित खेती के ऊपर एक अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है धान गेहूं आधारित एवं गन्ना आधारित खेती को हम किस प्रकार से डाइवर्सिफाई कर सकें। जैविक खेती, समेकित कृषि प्रणाली और समुचित फसल प्रबंधन के कारण देश में फसलों के रकबे और उत्पादन में इजाफा देखा गया। आंकड़ों की माने तो धान गेहूं में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 15 मिलियन हेक्टेयर हुआ। गन्ना आधारित फसल में 15 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 मिलियन हेक्टेयर हुआ। दक्षिण भारत में कम पानी वाली फसलों के क्षेत्रफल में इजाफा। जैसा कि देश के अंदर फसलों से संबंधित आंकड़े होते हैं, परंतु फसल प्रणाली से संबंधित आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने क्रॉपिंग सिस्टम एटलस डेवलप किया है। दक्षिण भारत में देखें तो ये आया है कि वहाँ जो कम पानी वाली फसलें हैं, जैसे कॉटन है, पिजन पी है, इनके अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है। सबसे ज़्यादा तेलंगाना के अंदर जो धान आधारित फसल प्रणाली है, उसकी बजाय कॉटन आधारित फसल प्रणाली के अंदर अंतर्गत एरिया बढ़ा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसमें से निकल। सफर की शुरुआत करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। समेकित कृषि प्रणाली